नमस्कार दोस्तों। आज मायानगरी मुंबई के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम की दूधिया रोशनी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 44वें महामुकाबले में कैरेबियाई शेरों और जिम्बाब्वे के जुझारू योद्धाओं के बीच एक ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसने क्रिकेट के रोमांच को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में वानखेड़े की मखमली आउटफील्ड पर रनों का जो सैलाब आया उसने न केवल मैदान पर मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया बल्कि पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। जैसे ही यह निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, मुंबई का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था, जहां जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। रजा का यह फैसला वानखेड़े की उस पिच पर लिया गया था जो हमेशा से बल्लेबाजों की स्वर्ग मानी जाती है और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के सामने चुनौती थी वेस्टइंडीज के उन खूंखार पावर हिटर्स को रोकने की जो पलक झपकते ही मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। वानखेड़े स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण और उमस भरे वातावरण में जब लाखों दर्शकों की निगाहें और कैमरों के लेंस मैदान के बीचों बीच टिके थे, वेस्टइंडीज की पारी का आगाज करने के लिए ब्रैंडन किंग और कप्तान शाई होप की विस्फोटक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से शुरुआत में ही वह दबाव बनाया जिसने कैरेबियाई खेमे में हलचल पैदा कर दी। लेकिन किसे पता था कि यह तो बस उस तूफान के आने से पहले की खामोशी है जो शिमरॉन हेटमायर और रोवमैन पावेल के बल्ले से निकलने वाला था और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने वाला था। मुंबई के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम की जगमगाती फ्लड लाइट्स और अरब सागर से उठने वाली हल्की नम हवाओं के बीच जब वेस्टइंडीज की पारी का आधिकारिक आगाज हुआ तो पूरा स्टेडियम कैरेबियाई पावर हिटिंग के जादू की उम्मीद में शोर से भर उठा। पारी की शुरुआत करने के लिए ब्रैंडन किंग और कप्तान शाई होप की जोड़ी ने क्रीज पर कदम रखा। दूसरे ओवर में जिम्बाब्वे के प्रमुख तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा के खिलाफ ब्रैंडन किंग ने अपनी बाहुबली ताकत का पहला ट्रेलर दिखाया। उन्होंने एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। हालांकि नगारवा ने हार नहीं मानी और अपनी गेंदबाजी की चतुराई दिखाते हुए तुरंत वापसी की। उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी गति में भारी कटौती की और किंग को झांसा दिया। किंग बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद की गति को पढ़ नहीं पाए और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े तशिंगा मुसेकिवा को एक सीधा कैच थमा बैठे। किंग मात्र 9 रन बनाकर आउट हुए और वेस्टइंडीज को पहला झटका लगा। ब्रैंडन किंग के पवेलियन लौटते ही मैदान पर कदम रखा गुयाना के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने वानखेड़े की पिच पर आते ही जैसे रनों की एक भीषण सुनामी ला दी। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर नगारवा को फाइन लेग की दिशा में एक शानदार फ्लिक शॉट खेलकर चौका जड़ा और यह बता दिया कि वे आज किसी और ही मूड में हैं। अगले ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी की 140 प्लस की गति के खिलाफ उन्होंने एक बेखौफ और शानदार पुल शॉट खेलकर अपनी आक्रामक पारी की नींव रखी। हालांकि तीसरे ओवर में जिम्बाब्वे के पास मैच पलटने का एक सुनहरा मौका आया था जब मुसेकिवा ने हेटमायर का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि मुसेकिवा की यह छोटी सी चूक बाद में जिम्बाब्वे के लिए इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। पारी का छठा ओवर फेंकने आए ब्रैड इवांस के खिलाफ कप्तान शाई होप ने अपनी क्लास दिखाई और क्लासिक वेस्टइंडियन अंदाज में एक कड़क कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इवांस ने अपनी रणनीति बदली और पेस ऑफ करते हुए गेंद की गति बहुत धीमी कर दी। होप इस बदलाव को समझ नहीं सके और एक अनियंत्रित स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मिस टाइम कर बैठे। डीप मिड विकेट पर तैनात ब्रायन बेनेट ने अपनी दाईं ओर एक अद्भुत लगभग नामुमकिन सा गोता लगाते हुए एक सनसनीखेज कैच लपका और शाई होप को 14 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। हालांकि इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जिम्बाब्वे को वो सफलता मिली जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। हेटमायर ने क्रीज से बाहर निकलकर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट पर ब्रायन बेनेट ने बाईं ओर दौड़ते हुए एक शानदार स्लाइडिंग कैच पकड़ा। शिमरॉन हेटमायर 34 गेंदों पर 85 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। पूरा वानखेड़े स्टेडियम खड़ा होकर इस महान पारी को सम्मान दे रहा था। 16वें ओवर में कप्तान सिकंदर रजा स्वयं मोर्चा संभालने आए। नए बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड ने फ्री हिट का फायदा उठाते हुए एक शानदार चौका जड़ा। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर पावेल ने रजा की कम ऊंचाई वाली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया।
लेकिन 17वें ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी की वापसी ने वेस्टइंडीज की गति पर थोड़ा ब्रेक लगाया। पहली ही गेंद पर मुजरबानी ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी जिस पर पावेल ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े तशिंगा मुसेकिवा के हाथों में चली गई। रोवमैन पावेल 59 रन बनाकर आउट हुए। पावेल के आउट होने के बाद भी रदरफोर्ड ने आक्रमण जारी रखा। उन्होंने मुजरबानी की 5वीं गेंद पर पॉइंट की दिशा में एक रॉकेट जैसा चौका जड़ा और अगली ही गेंद, जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से डिस्पैच करते हुए छक्के के लिए भेज दिया। 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 208 रन पहुंच चुका था। रदरफोर्ड मात्र 8 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ रोमारियो शेफर्ड क्रीज पर मौजूद थे। वेस्टइंडीज की रन रेट अब 12.24 की अविश्वसनीय दर पर थी और ऐसा लग रहा था कि वे आज टी20 विश्व कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से मैदान पर आए हैं। जिम्बाब्वे के गेंदबाज मुजरबानी और रजा अब केवल रनों के इस सैलाब को रोकने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रनों का जो तूफान शिमरॉन हेटमायर और रोवमैन पावेल ने शुरू किया था, उसे अंतिम 3 ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड और रोमारियो शेफर्ड ने एक भयानक सुनामी में बदल दिया। जब 17 ओवरों की समाप्ति पर वेस्टइंडीज का स्कोर 208 रन था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 18 गेंदों में स्कोरबोर्ड पूरी तरह से बदल जाएगा। 18वें ओवर की कमान ब्रैड इवांस के हाथों में थी, लेकिन रोमारियो शेफर्ड आज किसी रहम के मूड में नहीं थे। ओवर की 5वीं गेंद इवांस ने एक धीमी लेंथ बॉल डाली जिसे शेफर्ड ने पहले ही भांप लिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 94 मीटर के एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के ने जिम्बाब्वे के खेमे में खलबली मचा दी थी। पारी का 19वां ओवर फेंकने आए जिम्बाब्वे के प्रमुख तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा के लिए यह ओवर किसी डरावने सपने जैसा रहा। शेफर्ड ने नगारवा की दूसरी गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से उड़ा दिया, जो बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार छक्के के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर शेफर्ड ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की फुल डिलीवरी को लॉन्ग वंफ के ऊपर से एक टावरिंग 6 के लिए जड़ दिया। हालांकि नगारवा ने चौथी गेंद पर वापसी की। उन्होंने शेफर्ड को एक वैसी ही गेंद फिर से डाली जिसे शेफर्ड ने दोबारा डाउनटाउन हिट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार बल्ले का मुंह संपर्क के समय घूम गया और गेंद हवा में बहुत ऊंची उठ गई। लॉन्ग ऑफ पर खड़े रयान बर्ल ने बड़ी एकाग्रता के साथ इस ऊंचे कैच को लपका और रोमारियो शेफर्ड 10 गेंदों पर 21 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर नए आए बल्लेबाज ने नहीं, बल्कि रदरफोर्ड ने नगारवा की एक फुल टॉस को डीप कवर के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर ओवर का अंत किया। अंतिम ओवर लेकर आए ब्लेसिंग मुजरबानी, लेकिन उनके सामने अब अनुभवी जेसन होल्डर खड़े थे। मुजरबानी ने पहली ही गेंद स्लॉट में डाली और होल्डर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 83 मीटर के एक दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर मुजरबानी ने लेंथ बदलने की कोशिश की, लेकिन होल्डर ने अपना फ्रंट लेग खोलकर गेंद को डीप मिड विकेट की स्टैंड्स में 93 मीटर के एक विशाल छक्के के लिए फ्लॉग कर दिया। हालांकि मुजरबानी ने तीसरी गेंद पर वापसी की और एक 108.9 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी और चौड़ी गेंद फेंकी। होल्डर उसे समय से पहले ही खेल बैठे और लॉन गोमॉफ पर तैनात टोनी मुनियोंगा ने आगे की ओर गोता लगाते हुए एक शानदार कैच लपका। जेसन होल्डर मात्र 4 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पारी की अंतिम 2 गेंदों पर शेरफेन रदरफोर्ड ने अपना जलवा दिखाया। मुजरबानी ने रदरफोर्ड को उनके आर्क से दूर रखने की कोशिश में एक वाइड गेंद फेंकी, जिसके साथ ही वेस्टइंडीज का 250 रनों का ऐतिहासिक आंकड़ा पूरा हुआ। अंतिम गेंद पर मुजरबानी ने एक ऑफ कटर डालने का प्रयास किया, लेकिन रदरफोर्ड ने अपनी भुजाओं की शक्ति का उपयोग करते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लाइस किया और गेंद चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर चली गई। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का एक पहाड़ जैसा और ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। रदरफोर्ड मात्र 13 गेंदों पर 31 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर नाबाद रहे, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 238.46 का रहा। वानखेड़े का यह मैदान आज वेस्टइंडीज की उस बेखौफ बल्लेबाजी का गवाह बना जिसने टी20 विश्व कप के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया था। जिम्बाब्वे के गेंदबाज मुजरबानी और नगारवा के आंकड़े पूरी तरह बिगड़ चुके थे और अब जिम्बाब्वे के सामने इस असंभव से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने की एक हिमालय जैसी चुनौती थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिम्बाब्वे इस पहाड़ ड्याच जैसे लक्ष्य को, चुनौती को पार कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाएगी?
मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की जगमगाती फ्लडलाइट्स के नीचे जब वेस्टइंडीज द्वारा खड़े किए गए 254 रनों के उस गगनचुंबी और हिमालय जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर उतरी तो स्टेडियम का कोना कोना एक अजीब सी विद्युत ऊर्जा और तनाव से भर गया था। हर क्रिकेट प्रेमी के मन में यही सवाल था कि क्या जिम्बाब्वे इस नामुमकिन से दिखने वाले पहाड़ को फतह कर पाएगा। लक्ष्य 255 रनों का था, जिसे हासिल करना टी20 क्रिकेट के किसी भी व्याकरण में असंभव माना जाता है। लेकिन जिम्बाब्वे के लड़ाकों ने शुरुआत में जिस तरह की दिलेरी और निडरता दिखाई, उसने एक पल के लिए विश्व विजेता कैरेबियाई टीम के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी थीं। पारी का आगाज करने आए तदिवानाशे मारूमानी और ब्रायन बेनेट ने स्पष्ट कर दिया था कि वे बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। पहले ही ओवर में स्पिन के उस्ताद अकील हुसैन के खिलाफ मारूमानी ने अपनी आक्रामकता का ऐसा खौफनाक परिचय दिया कि पहली ही कुछ गेंदों पर एक कड़क चौका और फिर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर जिम्बाब्वे के रनों का खाता किसी तूफान की तरह खोल दिया। इसी ओवर में वेस्टइंडीज ने एक एलबीडब्ल्यू का रिव्यू भी घुमाया, जिससे मैदान पर तनाव और बढ़ गया। हालांकि कैरेबियाई टीम ने जल्द ही अपनी लय वापस पाई। दूसरे ओवर में मैथ्यू फोर्ड ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ सीम गेंदबाजी का ऐसा जादू बिखेरा कि मारूमानी उनकी एक अंदर आती गेंद को पढ़ने में पूरी तरह चूक गए और 14 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद अकील हुसैन ने अपने दूसरे ओवर में वो कहर बरपाया जिसने जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी की रीढ़ ही तोड़ दी। उन्होंने पहले ब्रायन बेनेट को एक जादुई, तेज और सीधी रहने वाली आर्म बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया और फिर उसी ओवर की अगली कुछ गेंदों के भीतर ही खतरनाक रयान बर्ल को अपनी फिरकी में फंसाया। बर्ल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में टंग गई और शिमरॉन हेटमायर ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। मात्र 2.4 ओवरों के भीतर जिम्बाब्वे की आधी उम्मीदें 22 रन पर 3 विकेट गिरते ही धराशायी होती दिख रही थीं। लेकिन ठीक इसी नाजुक मोड़ पर युवा डियॉन मायर्स ने एक ऐसा अविश्वसनीय और साहसी जवाबी हमला शुरू किया जिसकी उम्मीद शायद वेस्टइंडीज के कप्तान रोवमैन पावेल ने भी नहीं की होगी। मायर्स आज किसी अलग ही लोक की धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मैथ्यू फोर्ड और अकील हुसैन जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों की ऐसी भीषण बरसात की कि वानखेड़े का स्टैंड्स झूम उठा। मायर्स ने एक्स्ट्रा कवर के ठीक ऊपर से एक 90 मीटर लंबा दर्शनीय छक्का जड़ा, जिसने न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया बल्कि कैरेबियाई गेंदबाजों के आत्मविश्वास को भी हिलाकर रख दिया। वे क्रीज पर किसी शेर की तरह दहाड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त हुए, पावेल ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली और अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर गुडाकेश मोटी को गेंद थमाई। मोटी ने अपनी पहली ही गेंद पर वह करिश्मा कर दिखाया जिसका इंतजार पूरा वेस्टइंडीज कर रहा था। उन्होंने मायर्स की रक्षात्मक तकनीक को भेदते हुए उन्हें 28 रनों पर बोल्ड कर दिया और एक बेहद खतरनाक दिख रही पारी का अंत कर दिया। मायर्स के जाने के बाद जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी योद्धा और कप्तान सिकंदर रजा ने मोर्चा संभाला। रजा ने जानते हुए भी कि लक्ष्य पहुंच से बाहर होता जा रहा है, एक छोर से अपना संघर्ष और प्रतिरोध जारी रखा। उन्होंने युवा शमर, जोसेफ और फिर गुडाकेश मोटी के खिलाफ कुछ अत्यंत आकर्षक और कलात्मक छक्के जड़कर रणगति को एक सम्मानजनक स्थिति में बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश की। मैच का सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ 10वें ओवर में आया जब रजा ने मोटी की एक गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर मोटी ने अपनी जादुई स्पिन का परिचय दिया। गेंद ने पिच पर टप्पा खाया, तेजी से अंदर की ओर टर्न हुई और रजा के बल्ले और पैड के बीच के फासले को चीरते हुए सीधा स्टंप से जा टकराई। कप्तान सिकंदर रजा 27 रन बनाकर आउट हुए और उनके आउट होते ही जैसे पूरे वानखेड़े स्टेडियम में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। मोटी का जादू यहीं नहीं रुका। उन्होंने अगली ही गेंद पर तशिंगा मुसेकिवा को भी 0 के स्कोर पर बोल्ड कर जिम्बाब्वे को छठा सबसे बड़ा झटका दिया। इस दोहरे वार ने जिम्बाब्वे के संघर्ष को पूरी तरह कुचल दिया और गुडाकेश मोटी अपनी हैट्रिक के करीब पहुंच गए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वानखेड़े की यह ऐतिहासिक रात अब केवल वेस्टइंडीज के नाम होने वाली है। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की जगमगाती फ्लडलाइट्स के नीचे जब पारी के 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, तब स्कोरबोर्ड पर अंकित दृश्य जिम्बाब्वे के प्रशंसकों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जिम्बाब्वे का स्कोर 6 विकेट के भारी नुकसान पर मात्र 101 रन था और उनकी आधी से ज्यादा टीम पवेलियन की ठंडी छांव में वापस लौट चुकी थी।
मैदान के बीचों बीच अब टोनी मुनियोंगा और ब्रैड इवांस की जोड़ी खड़ी थी, जिनके कंधों पर न केवल अपनी टीम की लाज बचाने का बोझ था, बल्कि वे वेस्टइंडीज के खूंखार गेंदबाजों के उस प्रचंड आक्रमण का सामना कर रहे थे जो इस समय पूरी तरह से हावी हो चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर छाई चिंता साफ बता रही थी कि वे वानखेड़े की इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में कितना संघर्ष कर रहे हैं। मैच के समीकरण अब उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां से जीत की कल्पना करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिम्बाब्वे को अंतिम 48 गेंदों में 154 रनों की एक ऐसी विशाल और अभूतपूर्व दरकार थी जो क्रिकेट के किसी भी व्याकरण, सांख्यिकी या इतिहास में पूरी तरह से असंभव और नामुमकिन नजर आ रही थी। आवश्यक रन रेट का आंकड़ा अब 19.25 प्रति ओवर के उस खतरनाक स्तर को छू चुका था, जिसका मतलब था कि जिम्बाब्वे को अब हर ओवर में कम से कम 3 छक्के या 4 चौके लगाने ही थे, वह भी तब जब उनके पास केवल पुछल्ले बल्लेबाज बचे थे। कैरेबियाई कप्तान रोवमैन पावेल ने अपनी फील्डिंग को बाउंड्री लाइन पर इस तरह सजाया था कि मानो उन्होंने जिम्बाब्वे के चारों ओर एक अभेद्य चक्रव्यूह रच दिया हो। इस तबाही के सबसे बड़े सूत्रधार बनकर उभरे थे वेस्टइंडीज के चतुर स्पिनर गुडाकेश मोटी। मोटी ने अपने कोटे के शुरुआती 3 ओवरों में मात्र 28 रन खर्च किए और 3 अत्यंत महत्वपूर्ण विकेट झटक कर जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी की रीढ़ ही तोड़ दी थी। उनकी फिरकी गेंदों में वह धार और छलावा था जिसे पढ़ने में जिम्बाब्वे के धुरंधर बल्लेबाज पूरी तरह विफल रहे। मोटी की गेंदबाजी के कारण ही जिम्बाब्वे का मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया और वे अब केवल हार के अंतर को कम करने की जद्दोजहद में जुटे थे। वानखेड़े की यह सपाट पिच जो कभी बल्लेबाजों की स्वर्ग कही जाती थी, अब पूरी तरह से वेस्टइंडीज के स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों की मुट्ठी में कैद हो चुकी थी। मैदान पर मौजूद दर्शक और कमेंटेटर भी इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि मुकाबला अब औपचारिकता मात्र रह गया है। कैरेबियाई शेर अपनी एक विशाल, ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत के बेहद करीब पहुंच चुके थे। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मैदान पर आत्मविश्वास से लबरेज थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर कह रही थी कि वे सुपर 8 के इस मुकाबले में अपनी बादशाहत कायम कर चुके हैं। जिम्बाब्वे के लिए अब यह केवल आत्मसम्मान की लड़ाई रह गई थी, जबकि वेस्टइंडीज की टीम विश्व कप के सेमीफाइनल की ओर एक और जोरदार कदम बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब जिम्बाब्वे की पारी के 12 ओवर समाप्त हुए तो स्कोरबोर्ड पर 6 विकेट के नुकसान पर 101 रन दर्ज थे। पूरा मैदान जानता था कि वेस्टइंडीज की जीत अब मात्र औपचारिकता है, लेकिन खेल का असली रोमांच और संघर्ष अभी भी बाकी था। 13वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर जादुई स्पिनर गुडाकेश मोटी ने वह किया जो वे पूरे मैच में करते आए थे। मोटी ने एक लूप वाली गेंद फेंकी जिस पर टोनी मुनियोंगा ने अपनी पूरी ताकत से स्लॉग स्वीप शॉट खेला। गेंद रॉकेट की रफ्तार से डीप मिड विकेट की ओर गई, जहां शमर जोसेफ मुस्तैद खड़े थे। जोसेफ ने अपनी आंखों को गेंद पर जमाए रखा और एक अत्यंत तेज गति से आती गेंद को बड़ी ही खूबसूरती से लपक लिया। मुनियोंगा 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इसी के साथ गुडाकेश मोटी ने इस मैच में अपना चौथा विकेट पूरा किया। वानखेड़े की पिच पर मोटी की फिरकी ने जिम्बाब्वे के मध्यक्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम में जब जिम्बाब्वे की पारी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, तब वेस्टइंडीज के अनुभवी और कद के धनी तेज गेंदबाज जेसन होल्डर आक्रमण पर वापस लौटे। उनके हाथ में गेंद और आंखों में जीत का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। जिम्बाब्वे के लिए पहले से ही बिगड़ी हुई स्थितियां तब और भी ज्यादा बदतर और निराशाजनक हो गईं, जब होल्डर ने अपनी सधी हुई, सटीक और अनुशासित गेंदबाजी से पुछल्ले बल्लेबाज ग्रीम क्रीमर को क्रीज पर पूरी तरह से बांध दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर क्रीमर ने दबाव को कम करने के लिए होल्डर की एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को लेग साइड में स्वाइप करने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन होल्डर की अतिरिक्त उछाल और गति ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे गेंदबाज की ओर हवा में तैरती हुई चली गई। जेसन होल्डर ने अपने फॉलो थ्रू में बड़ी ही सहजता और फुर्ती दिखाते हुए एक हाथ से उस कैच को लपक लिया। क्रीमर बिना खाता खोले ही 0 के स्कोर पर पवेलियन की ओर चल दिए और इसी के साथ जिम्बाब्वे का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 102 रन हो गया। वानखेड़े का पूरा मैदान समझ चुका था कि वेस्टइंडीज अब इस ऐतिहासिक जीत से मात्र 2 कदम दूर है। 15वें ओवर में स्पिन के उस्ताद अकील हुसैन ने जिम्बाब्वे की बची कुची आखिरी उम्मीदों को भी एक बड़ा और करारा झटका दिया। उन्होंने अपनी चतुर फ्लाइटेड गेंद के जाल में ब्लेसिंग मुजरबानी को इस कदर फंसाया कि बल्लेबाज के पास कोई विकल्प नहीं बचा। मुजरबानी ने गेंद को जोर से हिट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच आने के बजाय हवा में बहुत ऊंचाई तक चली गई।
एक बार फिर मैदान पर शमर जोसेफ का जलवा देखने को मिला। जोसेफ ने बाउंड्री लाइन से अंदर की ओर किसी चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए अपनी पूरी एकाग्रता गेंद पर टिकाए रखी और एक सुरक्षित रिवर्स कप कैच पकड़कर मुजरबानी को भी 0 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिचर्ड नगारवा ने अपनी हार न मानने वाले जज्बे का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया। उन्होंने अकील हुसैन की गेंद पर कुछ कदम आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी और प्रचंड छक्का जड़ दिया, जिससे जिम्बाब्वे के खेमे में थोड़ी राहत की लहर दौड़ी। लेकिन मैच के असली रोमांच का अध्याय तब शुरू हुआ जब जिम्बाब्वे के ब्रैड इवांस ने वानखेड़े के दर्शकों को अपनी आतिशी और बेखौफ बल्लेबाजी से पूरी तरह दंग कर दिया। 16वें ओवर में जेसन होल्डर के खिलाफ इवांस ने अपना रौद्र रूप धारण किया। उन्होंने होल्डर की दूसरी ही गेंद पर एक अत्यंत चतुर और कलात्मक चौका जड़ा, जिसने वेस्टइंडीज के कप्तान रोवमैन पावेल को थोड़ा बेचैन कर दिया। लेकिन इवांस यहीं नहीं रुके। उन्होंने अगली 2 गेंदों पर अपनी शारीरिक शक्ति का भरपूर उपयोग करते हुए लगातार 2 विशालकाय और गूंजते हुए छक्के जड़कर कैरेबियाई कप्तान को अपनी फील्डिंग की सजावट पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया। इवांस ने मिड विकेट की दिशा में एक 90 मीटर लंबा शक्तिशाली पुल शॉट खेलकर यह स्पष्ट संदेश दिया कि जिम्बाब्वे भले ही मैच हार रहा हो, लेकिन वे कम से कम अपने नेट रन रेट को बचाने और मैच को सम्मानजनक स्थिति तक ले जाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। संघर्ष की यह कहानी 17वें ओवर में एक नए चरम पर पहुंच गई, जब वेस्टइंडीज के सबसे तेज गेंदबाज शमर जोसेफ अपनी भीषण रफ्तार के साथ स्पेल पूरा करने वापस आए तो ब्रैड इवांस ने उनका स्वागत छक्कों की एक अविश्वसनीय हैट्रिक के साथ किया। इवांस ने पहली ही गेंद पर अपनी कलाई का जादू दिखाया और एक बेहतरीन स्कूप शॉट खेलकर गेंद को फाइन लेग के स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इसके बाद ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर उन्होंने अपनी पावर हिटिंग का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि लॉन्ग ऑन और थर्ड मैन के ऊपर से 2 और शानदार और टावरिंग 6 जड़ दिए। वानखेड़े का पूरा स्टेडियम इवांस की इस दिलेरी पर तालियां बजा रहा था। इवांस अब मात्र 21 गेंदों पर 43 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। लेकिन अंततः 18वें ओवर की 4थी गेंद पर इस वीरतापूर्ण संघर्ष का अंत हुआ। युवा गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक धीमी गेंद फेंकी। ब्रैड इवांस, जो लगातार बड़े शॉट्स की तलाश में थे, इस बार गेंद की गति को पढ़ने में गच्चा खा गए। उन्होंने गेंद को हवा में उछाला और कवर पर खड़े अकील हुसैन ने बिना किसी गलती के उस ऊंचे कैच को लपक लिया। इसी के साथ जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.4 ओवरों में मात्र 147 रनों के स्कोर पर सिमट गई। वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले को 107 रनों के विशाल और रिकॉर्ड तोड़ अंतर से जीतकर क्रिकेट की दुनिया में अपना परचम लहरा दिया। मैथ्यू फोर्ड ने 3.4 ओवरों के अपने स्पेल में 27 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जबकि गुडाकेश मोटी अपनी ऐतिहासिक 4 विकेटों की स्पेल के साथ इस भव्य जीत के सबसे बड़े महानायक बनकर उभरे। वानखेड़े का यह ऐतिहासिक मैदान आज वेस्टइंडीज के पूर्ण प्रभुत्व और जिम्बाब्वे के साहसी, जुझारू लेकिन अंततः असफल संघर्ष का गवाह बना। इस विराट जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सुपर 8 की अंक तालिका में अपनी स्थिति को फौलाद की तरह मजबूत कर लिया है और दुनिया को बता दिया है कि वे 2026 के विश्व कप के प्रबल दावेदार क्यों हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से वेस्टइंडीज के लिए यहां से सेमीफाइनल के दरवाजे खुल गए हैं या पॉइंट्स टेबल में और रोमांच बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि हमने बात करी है मैच की हाइलाइट्स के बारे में। मैच के बारे में क्या ही कहें, एक ऐसा मैच है जिसने पूरे वर्ल्ड कप को चेंज करके रख दिया, जिसने पूरे वर्ल्ड कप में इस बात को चिल्ला चिल्ला के बता दिया है कि भाई अगर कोई वर्ल्ड कप जीतने का हकदार है तो वो वेस्ट इंडीज की ही टीम है। वेस्ट इंडीज की टीम जिसे सब हल्के में लेते थे भाई, वो इतनी भारी निकली कि उसने 255 का टारगेट दे दिया। आई थिंक ये वर्ल्ड कप के इतिहास में वन ऑफ द हाईएस्ट टोटल बना है, या फिर हाईएस्ट भी हो सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि 2026 में इस स्कोर के कोई आसपास भी नहीं पहुंचा। 250 प्लस करने वाली तो इकलौती टीम है ही। आई डोंट थिंक कि किसी ने 200 भी प्लस किया है। किया भी होगा तो इतने अच्छे तरीके से नहीं किया होगा। जब आपके स्टार्टिंग में दोनों बैट्समैन 9 और 14 रन पे आउट हो गए, शिमरोन हेटमायर आते हैं 85 रन बनाते हैं 34 गेंदों में, रोवमैन पोवेल 35 गेंदों में 59 रन बनाते हैं, 13 गेंदों में 31 रन रदरफोर्ड बनाते हैं, 10 में 21 शेफर्ड बनाते हैं। सारे के सारे प्लेयर्स अनस्टॉपेबल थे भाई, कोई चारा ही नहीं था जिम्बाब्वे के पास। दे गेव अप मेंटली। वो पहले ही मेंटली मैच को हार चुके थे। कप्तान सिकंदर रजा को आप कब तक देखोगे? वो इंडिया वाली कहानी हो गई। कब तक आप एक्सपेक्ट करोगे कि शिवम दुबे और पांड्या ही
पांड्या ने भी कुछ नहीं किया, शिवम दुबे ही मैच जिताएगा आपको। ले देकर ब्रैड इवेंट्स नाम के एक बंदे ने 21 गेंदों में 43 रन बना दिए, बस इससे ज्यादा और कुछ था ही नहीं जिम्बाब्वे की तरफ से भाई। पूरी की पूरी टीम हो जाती है ऑल आउट 18th ओवर में। अब सुनो यहां पर कैच क्या है। कैच ये है कि जिम्बाब्वे की टीम ने ना सिर्फ मैच जीता है 107 रन से, बल्कि उन्होंने इस मैच को 3 ओवर 2 गेंदे पहले, यानी कि 20 गेंदे पहले जीत लिया है। 17.4 ओवर के अंदर इस मैच को खत्म कर दिया। आप सोचो, उन्हें दो तरफा नेट रन रेट में फायदा हुआ है। उनका नेट रन रेट मैं आपको बताऊं, आप सुन के हिल जाओगे। 2 पॉइंट्स उनके हैं, प्लस 5.3 का नेट रन रेट उनका है। उनसे नीचे अफ्रीका है, प्लस 3.8 का है। अब जिम्बाब्वे को तो भूल जाओ, इंडिया को तो वक्त लगना ही था भाई नेट रन रेट कवर करने में। व्हाट अबाउट जिम्बाब्वे? ये तो 2 बार सुपर 8 खेलेगी तब भी कवर नहीं होगा, इतने बुरे तरीके से हारी है। हम तो इंडिया की हार को बुरा मान रहे थे, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि इससे खतरा बढ़ गया। खतरा यह है कि भाई अगर 2 मैच वेस्ट इंडीज जीतती है, 2 ही मैच अब इंडिया जीतती है, नेट रन रेट वेस्ट इंडीज से कम रहता है और उधर साउथ अफ्रीका सारे मैच जीत जाती है, तो ऑटोमेटिकली वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएंगे। या तो वेस्ट इंडीज दोनों मैच हारे अपने, जो कि इंडिया और अफ्रीका से है, तो फिर चांस बन जाएगा इंडिया का, राइट। तो इंडिया के लिए मुश्किलें हैं, बट अभी रास्ते हैं, जब तक वो कोई मैच ना हारे या नेट रन रेट बहुत ज्यादा ड्रॉप ना हो जाए। बट फॉर्चुनेटली इंडिया मैच जीतना चाहिए और साउथ अफ्रीका को भी जीतना चाहिए वेस्ट इंडीज से, तब हमारे चांसेस ज्यादा बनेंगे कंपैरिजन में। तो भाई ये थी वेस्ट इंडीज की टीम, कमाल धमाल बेमिसाल। आप इन पे क्या कहेंगे, आप नीचे कमेंट कर देना और अभी सब्सक्राइब कर लेना मैं इसी अपडेट्स के लिए।